बल्ला बोल। जब भी हमारा दिल टूटता रहा है और जब भी हम हताश निराश होते रहे हैं तो ये गाना सहसा ही हमारे जुबान पे आ जाता है और वो गाना है इकबाल, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना? सलमा आगा साहिबा। सलमा आगा साहिबा की वो बोल हैं और गाने कितना खूबसूरत गाना है वो, मतलब ट्रू आपके फीलिंग को ना एकदम एक्सप्रेस करता है। लेकिन बट अचानक से आपने ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, यहाँ से शुरुआत क्यों की केशव जी? वो इसलिए किया कि दिल वालों का शहर दिल्ली है हम्म। और दिल्ली के एक आशू ने लखनऊ के अरमा बहा दिए, अच्छा, तो मतलब ये है कि लखनऊ के अरमा आंसुओं में नहीं, आंसुओं में बह गए। आंसुओं में बह गए। अच्छा। ये और बात तो सही है। आशुतोष शर्मा ने बताया कि भाई कोई आशू पाशू नहीं है। हाँ, ये बात तो है। क्या धांसू पारी खेली और क्या बवाल मैच हुआ यार, मतलब आईपीएल 2025 सीजन का ये चौथा ही मैच था, बिल्कुल चौथा है मैच ना? था। और चौथे ही मैच में ऐसा तड़का लगाया है थ्रिल का, सस्पेंस का, मतलब पेंडुलम की तरह मैच इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन जीतेगा, है ना? आखिर ये में जाकर के एक विकेट से बड़ा। बिल्कुल। और मतलब अब तक जो 4 ही मैचेस हुए हैं खैर, बट आईपीएल को एक तरह से कहते हैं ना रॉकेट लॉन्च, हम्म, इस सीजन को मतलब स्टार्ट कर दिया इस मैच ने। हम्म, जिस तरीके का एक लॉन्च पैड चाहिए होता है किसी भी टूर्नामेंट को किक स्टार्ट करने के लिए, पहले 3 मैचेस हुए, अच्छे मैचेस हुए, बट ये जो मैच था ना, इसने आग लगा दी अन्नू मलिक स्टाइल में। आग आग लगा लगा दी, आग दिया लगा दी। बहुत जबरदस्त, मतलब मैं तो चिपका हुआ था अपनी कुर्सी के एज पे बिल्कुल, है ना? लेकिन क्या मैच्योरिटी दिखाई आशुतोष शर्मा ने भाई, सैल्यूट है भाई को। देखिए, मैच्योरिटी तो दिखाई ही दिखाई, बट जो एक एक जो जज्बा होता है ना, देखिए एक मैच्योरिटी का होना कि आप असेस करते हैं, बहुत दिमाग से खेलते हैं चीज़ों को, तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो है ना बहुत मैच्योर है, हम्म, बहुत दिमाग से खेल रहा है। लेकिन एक होता है ना जज्बा, हम्म, कि आप 113 15 पे 5 हैं और इसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं, हम 210 चेज़ कर सकते हैं। हम्म, अपने जितने पार्टनर्स को उन्होंने जो पारी खेली वो तो खेली ही खेली है, हम्म, आशुतोष ने, केशव। लेकिन जिस तरीके से एक आग, हम्म, एक जो सीने में वो जज्बा नजर आ रहा था, क्रिस्टियन स्टब्स के साथ बात बात कर रहे थे, निगम के साथ जिस तरह की बातचीत उनकी थी, मानो वो अपने आप को तो कह ही रहे थे कि हम जीत सकते हैं, दूसरों को भी, अपने पार्टनर्स को भी ये भरोसा दिला रहे थे हम्म, कि भाई अभी हम हारे नहीं हैं, बिल्कुल। सो हथियार नहीं डालना है, आप लोग बस खेलते रहो, मैं हूं, मैं जिता के जाऊंगा। बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट रहा, मतलब जो वहाँ पे दर्शक दीर्घा में मौजूद थे जो टिकट लेकर के गए थे, फर्ज कीजिए कि 1000 रुपये का टिकट उन्होंने खरीदा तो 1500 का एंटरटेनमेंट तो मिला है कम से कम। मेरे एक करीबी रिश्तेदार भी कल के मैच में थे, हम्म, मुकाबले में, हम्म, काफ़ी फोटोज़ भी भेजी हैं उन्होंने। हम्म, और वो बता रहे थे आफ्टर द मैच कि हम्म, भैया, मैच मतलब मैंने बहुत कम देखे हैं आईपीएल के ग्राउंड में, हम्म, लेकिन ये मैच मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, मतलब अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे कि ऐसा मैच मैं देखने के लिए गया कि बिल्कुल। इतना विस्फोटक मैच हो गया। हम्म, तो वाकई पैसा पैसा वसूल तो था, ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मैं आपको बता रहा बिल्कुल। हूँ। मैच की एनालिसिस में घुसेंगे अपन, लेकिन उससे पहले मैच रिपोर्ट सुनवा दें। हाँ जी, हमने जैसा कि कहा था कि निखिल भाई को हम किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में आपके लिए लेकर आएँगे। तो निखिल भाई को हमने पकड़ लिया आफ्टर द मैच। हम्म, आइए सुनते हैं निखिल भाई क्या कह रहे हैं इस मैच के बारे में। बिल्कुल। तो चलिए, आईपीएल 2025 का पहला रोमांचक मुकाबला नेल बाइटर हमको देखने को मिल गया। दिल्ली की टीम ने लखनऊ को हराया और आखिरी ओवर में उसका नतीजा आया और वो भी जीते सिर्फ एक विकेट से। काफ़ी करीबी मुकाबला ये था। लेकिन अगर आप मेरे से इस मुकाबले की कहानी पूछे तो मैं कहूँगा ये कहानी थी बिल्कुल ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट क्यों कह रहा हूँ? दोनों टीमों ने लगभग 210 का आंकड़ा छुआ, लेकिन जिस अंदाज में छुआ बिल्कुल अलग रास्ता उन्होंने अपनाया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? लखनऊ की टीम 13वें ओवर के अंत में बैठी हुई थी आराम से 160 पे। उस वक्त आपको लगा 160 पर बैठे हैं। निकोलस पूरन ने शानदार पारी खेली हुई थी, मिचेल मार्श ने शानदार पारी खेली हुई थी, 200 के स्ट्राइक रेट से वो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था 160 पे बैठे हैं, अब 7 ओवर बचे, आराम से 260 तो आप पहुंचने वाले हो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। पहुंचे कहां आप? 210। अब आप देखिए कहानी दिल्ली की टीम की, वही 13वें ओवर की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर दिल्ली की टीम कहां बैठी थी? 116 पर। 160 थी लखनऊ, ये 116 पर। क्या लग रहा था? 210, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन क्या किया?
उस टारगेट को उन्होंने चेस कर लिया। तो वही मैंने कहा, कहानी बिल्कुल उबा एक जैसी थी, एक टीम बस थोड़ी सी आगे गई, लेकिन जिस अंदाज में दोनों टीमों ने बैटिंग की वो बिल्कुल अलग था। अब क्यों हुई ये चीज़ अलग? शुरुआत करते हैं हम दिल्ली की बैटिंग के साथ, क्योंकि दो हीरो जो थे, 66 बनाए आशुतोष शर्मा ने और 39 बनाए विपराज ने। आशुतोष शर्मा की पहले बात कर लेते हैं, मैन ऑफ द मैच रहे। खास बात क्या रही उनकी पारी की, वो ये कि उन्होंने काफ़ी परिपक्वता दिखाई, काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई। पिछला सीजन उनका अच्छा रहा था, लेकिन जब आप इस सीजन में आते हैं ना तो आपसे अपेक्षा जो है वो बढ़ जाती है, सारी टीम आपको देख रही होती है। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, पंजाब के लिए अच्छा खेलते थे, दिल्ली के लिए अपनी पहली गेम खेल रहे थे, 3.4 करोड़ में लिया गया था, वो बोझ भी होगा उतनी बड़ी प्राइज मनी का, लेकिन किस अंदाज में खेला। जब फंसी हुई थी ना टीम, 65 for 5 थे एक टाइम पर दिल्ली की टीम, तो उन्होंने क्या किया, रन बॉल खेला। उनके जो पहले 30 रन थे वो करीब 21-22 बॉलों में आए, तो 110-115 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे थे। लेकिन उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी, विकेट्स को बचाना था। लेकिन फिर उन्होंने गेयर जब बदला, जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया, कुछ ओवर रह गए, गेयर बदला, 66 रन बना लिए। अगले जो 30 या 35-36 रन जो आए वो उन्होंने 9-10 गेंदों में बनाए। तो अलग अलग गेयर का इस्तेमाल किया, मैच्योरिटी दिखाई, और शायद इसीलिए ही मैन ऑफ द मैच गए। लेकिन इनकी ये जो कहानी है वो अधूरी रह जाती अगर विपराज ने उनका साथ नहीं दिया होता। विपराज जो आए थे इस मुकाबले में, सब उनको जानते थे कि भाई यूपी का एक लेग स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी करता है, चलो हो सकता है थोड़ा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी कर ले। लेकिन उन्होंने लगभग 40 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 260 का, जो निकोलस पूरन जो अपने स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं उससे भी बेहतर। वो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर आए, हमें सरप्राइजिंग लगा। लेकिन मैं दिल्ली की टीम के जो मेंटोर है केविन पीटरसन को सुन रहा था, विपराज के आने से पहले ही कह रहे थे इस खिलाड़ी को आप देखिएगा। मैंने सुना था कि उन्होंने कुछ 26-28 रन एक ओवर में बनाए थे यूपी लीग में, लेकिन वो अलग लीग थी ना, आईपीएल था। यहां पर जिस तरह से विपराज ने बैटिंग की, और स्लॉग्स नहीं, बड़े इनसाइड आउट मारा, कवर्स के रीजन से भी चौके निकाले, बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं। तो ये दो आपके हीरो बने। लेकिन अगर मुझे चुनना होता ना परफॉर्मर ऑफ द मैच, ठीक है आशुतोष मैन ऑफ द मैच है, तो मैं अब जाता हूं लखनऊ की बैटिंग की तरफ में। वही कह रहा था ना, दूसरी कहानी थी, कहां बैठे हुए थे वो, 160 पर 13 ओवर के अंत में बने कितने, 210। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण थे कुलदीप यादव। जहां 200 से ज़्यादा रन गए हैं, लगभग हर गेंदबाज 10, कोई 11, कोई 15 के इकोनॉमी से रन खा रहा है, कुलदीप यादव ने डाला था वो 14वां ओवर, अहम विकेट भी निकाला, उसके साथ साथ सिर्फ एक रन दिया उस ओवर में। उसके बाद पैनिक मोड में आती है लखनऊ की टीम, मिच स्टार्क भी अच्छा करते हैं, और फिर से आप सिर्फ 50 रन देते हैं आखिर के आपके जो 7 ओवर है, वहाँ से गेम पलटती है। तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी, सिर्फ 5 की इकोनॉमी उस मैच में जहाँ करीब 420 रन बने हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था कुलदीप यादव का, और मेरे लिए गेम चेंजर प्लेयर इस मैच के वही थे। लेकिन जाते जाते बात अगर आप करेंगे तो मैं इस मैच के 2 टेक अवे के साथ आपको छोड़ दूंगा। एक टेक अवे ये है कि हम दिल्ली की बॉलिंग के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बैटिंग की अगर एक वीकनेस निकालते तो हम कहते थे यार बैट डीप नहीं करते। इस मैच ने हमें क्या बताया, वो बैटिंग डीप करते हैं। मैं आपको विपराज के बारे में बात कर रहा था, वो 8वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। स्टार्क जो अच्छे खासे बैटर है वो 9 पर आते हैं। मोहित जो भी ठीक ठाक हिट लगा लेते हैं वो 11वें नंबर पर आ रहे थे। यानी दिल्ली के पास बैटिंग डेप्थ है, ये आज हमें पता चल गया इस मैच से। दूसरी सीख हमने क्या ली, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी को लेकर। ठीक है वो हार गए, लेकिन आपको ये पॉजिटिव देखना होगा। पॉजिटिव ये कि उनकी बैटिंग तो विस्फोटक है ही, जैसे पूरन ने दिखाया, जैसे आपको मिच मार्श ने दिखाया कि वो ढेर सारे रन बनाएंगे जब जब खेलेंगे, अच्छी बैटिंग है। गेंदबाजी पर लोग मजाक बना रहे थे क्योंकि उनके 4 मेन गेंदबाज आउट हो गए थे, तो कह रहे थे यार ये गेंदबाजी प्रिंस यादव के साथ, दिग्वेश के साथ, आप कहाँ से, मणिवरन सिद्धार्थ के साथ, ये कोई गेंदबाज है जिनके नाम भी आधे लोग नहीं जानते थे, कहाँ ये टीम कभी कुछ कर पाएगी। लेकिन आज उन्होंने दिखाया, और लखनऊ ने आपको बताया कि अगर आपके पास यंग इंडियन बॉलिंग टैलेंट हो, एक अच्छा सिस्टम हो, अच्छा कप्तान हो, जैसे ऋषभ पंत ने आज कप्तानी की, आप कंपीट कर सकते हैं। हाँ ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप अभी भी नहीं होगा, 2nd, 3rd, 4th बेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन एक गेंदबाजी लाइनअप दिखा रहा है कि कंपीट जरूर करेगा। तो काफी आप इनको हल्के में ना आके, ये 2 मेरे बिग टेक अवे हैं। एक मोमेंट के साथ भी छोड़ जाऊंगा, मणिवरन सिद्धार्थ ने जो ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया ना, क्या वो गेंद टर्न करी, लेफ्ट आर्म स्पिनर जब वैसे आउट करता है, यंग गेंदबाज हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। गेंद गीली हो गई थी, 2 छक्के लग गए थे उससे पहले भी, लेकिन उन्होंने वो टर्न के साथ उसको आउट किया। तो ये भी एक यंग गेंदबाज है, वॉच आउट फॉर हिम इन द फ्यूचर। तो ये थी मेरी मैच रिपोर्ट नॉर्थ इंडियन डार्बी की, जहां पर दिल्ली ने सिर्फ 1 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। बड़ा बढ़िया मतलब समअप किया निखिल भाई ने। मतलब
जो टेक अवेज आप हार में भी जो पॉजिटिव्स निकाल करके लाए लखनऊ का, है ना? या फिर जो बताया कि दिल्ली कैपिटल्स के असल जीत के हीरो, ठीक है कंट्रीब्यूशन आया, विपराज का आया, आशुतोष ने फिनिश किया, लेकिन लोग भूल जाते हैं कुलदीप यादव का वो स्पेल, जो गेंदबाजी उन्होंने की, और सिर्फ कुलदीप यादव की ही गेंदबाजी नहीं, उन्होंने तो 2 विकेट चटकाए। और ऋषभ पंत का क्या खराब डेब्यू रहा लखनऊ के लिए, है ना? 6 गेंदों में खाता नहीं खोलने दिया। उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं, बहुत हँसी मज़ाक करते हैं कुलदीप के साथ। सही बात। लेकिन कुलदीप ने भाई जो क्या कहते हैं उसको, मीठी छुरी बन के जो है काम कर दिया। काम कर दिया नहीं, पंत कुलदीप का। यादव का तो खैर आउटस्टैंडिंग वो था एक समय, मतलब लखनऊ जो है वो बिल्कुल घोड़े पे सवार थी। और ऐसा लग वो रहा भी था बेलगाम कि घोड़ा। बेलगाम घोड़ा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनको रोकना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और 250, जैसा निखिल भाई भी कह रहे थे कि 260 तो इजी लग रहा था कि भाई बिल्कुल। 260 तो जाएंगे जाएंगे। बट कुलदीप यादव का भी पहला ओवर बहुत इंप्रेसिव नहीं था। हम्म। पहला ओवर जो था उसमें 9 रन आई गेस दिए थे, और वही 10 11 12 के करीब रन बन रहे थे, तो कंटेन भी नहीं कर पाए थे। बट जो लास्ट के 3 ओवर्स थे हम्म। उसमें कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया, विकेटें भी निकाली, रन्स भी नहीं दिए। मतलब एक तरह से जो 2 भागों में, अगर जैसा निखिल भाई ने भी बांटा मैच को, 2 भाग में जो अगर बांटे, तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की कमी नजर आती है कि आपने जिस तरीके से शुरुआत में बैटिंग की, हम्म। आप फिनिश नहीं नहीं कर कर पाए। पाए। और अमूमन ऐसा होता है, माना T20 20 ओवर्स का मैच है केशव, हम्म। लेकिन T20 में भी ऐसा होता है हम्म। कि आपने स्टार्ट किया, आप फिनिश नहीं कर पाए। और वहीं दिल्ली को देखिए, उन्होंने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया, वो फिनिश कर गए, वो मैच इवेंचुअली जीत गए। हम्म। तो लखनऊ की बैटिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनको ना थोड़ा डीप तक जो है कैसे फिनिश करना है, जैसे कि आप देख लें आयुष बड़ोनी हैं, उनको थोड़ा देखना होगा कि भाई फिनिशर जिस पोजीशन पर वो आते हैं बैटिंग करने के लिए, वो लॉन्ग आपको लेकर जाना होगा, डीप तक ले जाना होगा। डेविड मिलर, यस। वो उस टच में नजर नहीं नहीं आए आए। आखिर पहला में ही 2 मैच छक्के में, वो आए बिल्कुल। लास्ट। तो वो डेविड मिलर को भी सोचना होगा कि भाई ठीक है, आपका रोल जो है ना वही जो पुराने डेविड मिलर को मिला करता था लखनऊ में, दिल्ली, सॉरी, गुजरात और गुजरात पंजाब, में। गुजरात और पंजाब नहीं में। नहीं, गुजरात में फिर भी थोड़ा ऊपर आना पड़ता था उनको। पंजाब पंजाब वाला में। जो रोल था, जिसमें पीछे आकर के वो ताबड़तोड़ बरसते थे, किलर मिलर जहां से नाम मिला बिल्कुल, उनको। तो वही रोल आई थिंक गुजरात लखनऊ ने उनको दिया है, और वो रोल उनको निभाना होगा। नंबर 1, जहां तक बॉलिंग का सवाल है, मैं यहाँ पर निखिल भाई से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि जो पॉजिटिव बॉलिंग में ढूंढ रहे हैं निखिल भाई, मुझे लगता है कि जो दोयम दर्जे की बॉलिंग अटैक थी उनकी, जाहिर सी बात है उनके 4 बॉलर्स इंजर्ड हैं, तो वो बात दिखी, बॉलिंग में वो बात दिखी, क्योंकि आपके पास ठीक है प्रिंस यादव थे, दिग्वेश दिग्वेश राठी थे, दिग्वेश ने अच्छी बॉलिंग अच्छी की, मणिमरन अच्छी बॉलिंग की, सिद्धार्थ। मणिमरन ने अच्छी बॉलिंग की, वो बॉल बहुत ही प्यारी थी, ड्रीम डिलीवरी थी डिलीवरी जिसमें, थी, यस। बट कहीं ना कहीं आपको 210 रन डिफेंड करने चाहिए थे। आप 116 पर 5 गिरा देते हैं, 6 गिरा देते हैं, इसके बाद भी आप अगर डिफेंड नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी गेंदबाजी में वो बात हार नहीं नहीं है, है। हार नहीं है। तो मुझे इस बॉलिंग अटैक से थोड़ा सा, मतलब इस बॉलिंग अटैक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। मैं पॉजिटिव इसमें कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, हाँ, बट उनका जो दिग्वेश पॉइंट राठी, था, उनका जो पॉइंट था कि हाँ, आपके जो फर्स्ट लाइन बॉलर्स थे वो नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने अपने मौजे खींचे और उस लेवल पर जाकर परफॉर्म किया, दिल्ली के 9 विकेट तो गिरा ही दिए ना। नहीं, बात सही है, लेकिन अब मैं सवाल करना चाहूंगा कि बिश्नोई क्या कर रहे हैं? 18वें ओवर में उनसे गेंदबाजी कराई गई, मार खा गए वहां पे वो। है ना? कप्तानी के ऊपर भी बात मैं करूंगा। ये कप्तानी जिस तरीके से ऋषभ पंत की रही, वो एक समय ऐसा लग रहा था कि कंफर्टेबली जो है वो जीत कॉम्प्लिसेंट रही हो है, गए थे थोड़ा सा। कॉम्प्लिसेंट हो गए थे। तो अच्छा, एक और चीज, आखिरी ओवर तक मौका था लखनऊ के पास, मोहित शर्मा को स्टंपिंग करने का एक आसान मौका गंवा ऋषभ दिया पंत था। ने गंवाया, एक रनआउट का मौका बिल्कुल। गंवाया गया। तो आखिरी ओवर की चंद गेंदों पर भी लखनऊ की टीम या फिर मोहित जीत शर्मा ने सकती जो थी। सिंगल लिया वो भी मिसफील्ड हुआ था ना, कवर्स की बिल्कुल, दिशा वही में। मैं कह रहा हूं ना कि वो रन आउट हो जाता रन आउट अगर हो सीधा सकता थ्रो था। स्टंप पर होता तो, लेकिन वो नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं ये बात भी दिखी है कि लखनऊ 210 रन करने के बाद भी, लखनऊ बड़े बड़े स्टार्स के रहने के बावजूद भी प्रेशर में आ सकती है,
और प्रेशर में आई। बिल्कुल, और नर्व्स जो थे साफ दिख रहे थे। फ्रस्ट्रेशन जो है ऋषभ पंत के चेहरे से दिख रहा था, गेंदबाजों के साथ जिस तरीके से वो बात भी कर रहे थे। बॉलिंग चेंजेज को लेकर के भी सवाल होंगे ही, वाजिब हैं सवाल, कि जिस तरीके से गेंदबाजी जहाँ पे जिसे करवानी थी, शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी ही नहीं कराई उन्होंने। प्रिंस यादव ठीक है, शुरुआत के 1-2 ओवर अच्छे निकाले उन्होंने, लेकिन कहीं न कहीं जो अनुभव है तो वो तो आड़े आएगा ही ना। अब शार्दुल ठाकुर को कराने में क्या दिक्कत थी आखिर में? 2 ही ओवर करवाई गई शार्दुल ठाकुर से नहीं, देखिए गेंदबाजी। बात सही है आपकी, बट अगेन मतलब बहुत मैं क्रिटिकल, बहुत हार्श नहीं रहूँगा, बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज़ ये बातें आती हैं फिर टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के, कि आपने यहाँ क्यों नहीं इसको डाला, यहाँ पे क्यों नहीं इसको बॉलिंग कराई, इस स्टेज पे इसको क्यों डाला, लास्ट में रवि बिश्नोई को क्यों बॉलिंग दी। देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए केशव कि ये एक नया सीज़न है हुँ। और आफ्टर द मेगा ऑक्शन ये टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। नई टीम के साथ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, नए कप्तान को नए प्लेयर्स मिले हैं। सो उनको प्लेयर्स को कब कैसे इस्तेमाल, पिछले 4-5 साल से वो किसी और की टीम के साथ थे, किसी और टीम को लीड कर रहे थे। तो उस टीम के खिलाड़ियों को वो भली-भांति जानते थे, उनके पोटेंशियल को जानते थे कि उनको कहाँ कब लाना है। हुँ। लेकिन अब कप्तानों के लिए एक चैलेंज ये है कि हाँ, जितना जल्दी इस चीज़ को वो एडॉप्ट कर लें। एडॉप्ट कर लेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ ये है इकबाल, कि ठीक है आप प्रिंस यादव को, मणिवरन सिद्धार्थ को या फिर दिग्वेश को नहीं जानते होंगे कि उन्हें कैसे यूज करना है, बट आप शार्दुल ठाकुर को तो जानते हैं, वो आपके इंडिया के लिए खेलते रहे हैं। बिल्कुल जानते आप थे। रवि बिश्नोई को तो जानते हो, फिर आपसे ये गलती क्यों हुई? आपको तो भरोसा जताना चाहिए था कि शार्दुल बीइंग अ सीनियर प्लेयर है ना, इंडिया खेल चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, ऐसा नहीं कि वो पिटे थे। पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल करके उन्होंने दिए, तो आपको जाना चाहिए था शार्दुल की तरफ। बात आपकी बिल्कुल सही है। शार्दुल ठाकुर से शुरुआत में गेंदबाजी कराई, उन्होंने विकेटें भी निकाल के दी। इसके बाद आपने याद ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली इसको तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता कि आपको लाना चाहिए था। और देखिए जिस तरीके से वेरिएशन शार्दुल ठाकुर के पास है, नकल वो बॉल लेकर नकल बॉल भी है, तो मुझे लगता है कि वो काम कर सकता था लखनऊ के लिए। बट देखें, एक तो लखनऊ की टीम थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई जब उन्होंने 6 निकाल दिए 113-15 पर। इसके बाद जो मतलब कहते हैं ना कि जिस तरीके से हमलावर हुए दिल्ली के बल्लेबाज आशुतोष और आशुतोष, विपराज निगम, विपराज, सही में इन समय नहीं मिला सोचने का। सोचने का ऋषभ पंत को कि यार ये क्या हो गया, ये क्या प्रॉपर से क्या हो गया। प्रॉपर जो हाइस्ट कहते हैं ना, जिस हाँ, तरीके से वो था ये। वो था। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तानी में चूक हुई है ऋषभ पंत से, प्लेयर्स को रोटेट करने में चूक हुई है। हाँ, उनकी गेंदबाजी कमज़ोर थी, ये बात भी बिल्कुल हमें इनकार दुरुस्त है। नहीं करनी चाहिए। बट जो सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे रवि बिश्नोई को अच्छा खासा वक्त हो गया है खेलते हुए। रवि बिश्नोई से कहीं बेहतर तो दिग्वेश ने बॉलिंग दिग्वेश ने बॉलिंग की और मणिवरन सिद्धार्थ ने नजर आए बॉलिंग। बेहतर। तो सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिश्नोई लेनी होगी। प्रेडिक्टेबल। बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आए, बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आए। और एक ओवर में मेरा ख्याल 28-29, 18वें ओवर में रन लगे हैं उनके। हाँ ना, अच्छे खासे रन उनको लगे। तो ये चीज़ लखनऊ को थोड़ा दुरुस्त करनी होगी और जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग है, जो फिनिशर्स हैं, उनको बेहतर करना होगा। बिल्कुल गोइंग अहेड, मतलब देखा जाए तो जो पहले तो फ्रंट लाइन जो पेसर्स हैं उनका टीम में आना बहुत ज़रूरी है। आकाशदीप फिट होने की कगार पर हैं, जैसा उनके बिल्कुल। कोच बता रहे थे कि 90% वो फिट हैं। अब बाकी के 10% कितने? आवेश खान है, आवेश खान को भी कह रहे थे कि आजकल में ही एनसीए से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मयंक यादव रिहैब कर रहे थे, कहा जा रहा था कि सेकेंड हाफ में हो सकता है खेले, लेकिन एक अजीब घटना हो गई उनके साथ, पता है क्या? उन्होंने अपने बेड से अपने टो को फिर से चोटिल कर लिया भाई साहब। सोते हुए, या पता नहीं कैसे टकरा गया उनके बिस्तर में वो पैर उनका, और फिर से वो तो थोड़ा सा और वो टल गया है मामला। देखना होगा कि अगर प्लेऑफ्स तक मामला जाता है या एकदम फैग एंड में जाकर के अगर फिट हो पाते हैं, तो ये दुविधाएं हैं लखनऊ के सामने। लेकिन पैसे भी तो इसी बात के मिले हैं पंत को ये सब समस्याएं सुलझाने के लिए। सही ज़हीर खान, बात है यार, 27 करोड़ ही हैं भाई, है नहीं? तो सबसे महंगे प्लेयर हैं। प्राइस टैग भी कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है ना, तो प्रेशर होता है। बिल्कुल और सैलरी जस्टिफाई करनी सैलरी पड़ती जस्टिफाई है। तो करनी होती है भैया। और जिस तरीके के मालिक हैं गोयनका साहब, मतलब जो स्टंपिंग मिस किया होगा ऋषभ पंत ने, मैंने उसी वक्त मेरे ख्याल आया
जब मुझे गोयनका साहब की याद आ गई उस टाइम, तो पंत क्या को पंत को नहीं याद आई होगी? बिल्कुल। वो विजुअल्स बिल्कुल सामने आ गए होंगे कि राहुल को लेकर के जैसे खोपचे में थे, कहीं इस बार मेरी बारी तो नहीं। लेकिन पंत की बल्लेबाजी पे भी बात होनी चाहिए। टी20 क्रिकेट में लगातार उनका जो परफॉर्मेंस है ना, वो ढलान पे ही है। मुझे याद नहीं आता कि बहुत अच्छी पारी उन्होंने कब खेली थी। पिछले आईपीएल में इक्का दुक्का पारियां आई थी उनकी, बट ऐसी कोई रिमार्केबल बहुत पारी नहीं आई है। टी20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, वहाँ भी हमने बल्ला बोल में ही पहले डिस्कस किया था। आपके वो पहले विकेट कीपर बैटर ऑप्शन थे वो। अब देखिए वो टीम से बाहर ही हो गए। संजू सैमसन है वहाँ, ध्रुव जुरेल हैं, जितेश शर्मा हैं, और अब तो ईशान किशन की भी दावेदारी आ गई है। बिल्कुल आ गई। तो उस पेकिंग ऑर्डर में ना पंत धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते जा रहे हैं, और ये पंत के लिए भी और लखनऊ के लिए भी चिंता का विषय है। नहीं, देखिए बात आपकी सही है, जो बात आपने कही कि वो थोड़ा पिछड़ रहे हैं। लेकिन ये एक मंच भी तो है, एक मौका भी तो है ऋषभ पंत के लिए। ठीक है, प्राइस टैग बहुत बड़ा है, बट आपको बहुत ज़्यादा उस पर नहीं फोकस करना है कि यार मुझे 27 करोड़ मिले हैं, मुझे सैलरी जस्टिफाई करनी है। अगर ये सब सोचेंगे तो फिर भाई ये कैसे टीम चलाएंगे? सो एक एटमॉस्फेयर आई एम श्योर उस तरह का क्रिएट किया गया होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में कि भाई ठीक है, जो जिसने प्राइस पे बिका है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम एज ए टीम खेलते हैं, और जब खेलते हैं उस वक्त हम ये नहीं ध्यान रखते कि हमें कितने में किसने खरीदा है ना? तो ऋषभ पंत के लिए ठीक है, ये समय बहुत अच्छा नहीं रहा है रिसेंट पास्ट अगर हम देखें, बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। मैं टी20 क्रिकेट की बात मैं कर रहा वही हूँ, कह रहा फॉर्मेट हूँ। को मिक्स नहीं करते नहीं, हैं, बिल्कुल मतलब नहीं हाँ। करते हैं, टी20 क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो है, हम इसको ऐसे भी क्यों ना देखें बिल्कुल। कि एक मौका है, एक टीम को, नई टीम के साथ जुड़े हैं, दिल्ली के साथ थोड़ी अनबन रही, अंदर खाने नहीं रिटेन हुए वो, है ना? वो जाना उन्होंने बेहतर समझा मेगा ऑक्शन में, मंडी में, और वो गए तो भाई छप्पर फाड़ पैसा भी मिल गया, है ना? तो तमाम तर बातें हैं, बट नाउ दिस इज द टाइम फॉर ऋषभ पंत कि वो किस तरह से रिप्लाई करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से रिटर्न देते हैं, बिल्कुल, और अपने भविष्य के लिए भी। लेट्स होप ही बैक्स टू हिज बेस्ट, मतलब अपना जो बेस्ट है, उनका बेस्ट वर्जन जो रहा है, बिल्कुल। उस पे वो लौटे। हम तो यही उम्मीद करेंगे एज अ क्रिकेट फैन। अगले मैच की बात कर लें, आज जो मैच होने वाला है उस पे आ जाएं, या कुछ बच रहा है उस पुराने मुकाबले की? नहीं, जो भी था उसमें तो खैर हमारे साथियों ने देखा ही होगा। हाँ। विपराज निगम ने जो बैटिंग की, जिस तरीके की बैटिंग आशुतोष शर्मा की रही, और बाकी निखिल भाई ने समराइज तो कर ही दिया मैच को। क्या करने को तो हम अभी 1-1.5 घंटे और बात कर सकते हैं इस मैच पर, क्योंकि इतना बढ़िया मैच था ये, जबरदस्त, इतना बढ़िया मैच था। बट एक चीज़ है केशव, दिल्ली की टीम को लेकर के मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। दिल्ली की परेशानी इस सीजन में जो मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है, वो टॉप ऑर्डर की परेशानी नजर आ रही है। उनका लोअर ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फिक्स सॉलिड है, सॉलिड है। जो ऊपर है ना, वो थोड़ी सी फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डुप्लेसी ओपन, इसके बाद नंबर 3, 4 नहीं तो कल तो 5 केएल राहुल नहीं थे ना, इसलिए समीर रिजवी को हाँ, मिला। वैसे तो 4 पे राहुल आएंगे या 3 पे राहुल आएंगे, बट सवाल ये भी है ना कि राहुल आएंगे तो किस तरह खेलेंगे? नहीं, राहुल तो ना, राहुल एक नाम बहुत बड़े हैं वो, है ना, नाम बहुत बड़े हैं, बट टी20 की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टार्ट कल लखनऊ, जो डिमांड है, लखनऊ ने जो स्टार्ट लिया, क्या वो केएल राहुल का भी स्टार्ट वो दिला पाए थे लखनऊ को? नहीं दिला पाए थे। तो वो चीज मैं बात कर रहा हूं कि टी20 अब एक स्टेप ऊपर जा चुका है, और खासतौर पर ये लीग, यहां पर आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। सो व्हाट विल दिल्ली डू विद देयर टॉप ऑर्डर? बट आपको ना उसकी एक झलक दिख गई होगी। कल विकेट गिर रहे थे, बावजूद उसके देखिए अक्षर पटेल आए, 3 विकेट गिरने के बाद आए थे, और आते ही जिस तरीके से उन्होंने अपना रवैया दिखाया, आक्रामक रवैया अख्तियार किया, छक्का चौका, तो उन्होंने एक संदेश तो जाहिर कर दिया कि भाई विकेट गिरे कुछ भी हो, लेकिन अपना जो टेम्पलेट है वो यही रहेगा। नहीं, और मुझे लगता है, जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि केएल राहुल भी आएंगे तो वो भी यही टेम्पलेट फॉलो करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल बैटिंग कहाँ करते हैं। हाँ, मुझे लगता है क्या तीसरे नंबर पर आएंगे, या फिर ओपन करेंगे और फ्रेजर मैकगर्क नीचे आएंगे, या फिर डुप्लेसी नीचे आएंगे। वही चीज है कि फ्रेजर मैकगर्क को आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो ओपनर हैं। बिल्कुल। फाफ डुप्लेसी जैसे प्लेयर को टी20 में नीचे लाना बहुत अच्छा फैसला होगा नहीं। सेम गोज विद राहुल, राहुल को भी नीचे लाना बहुत अच्छा फैसला होगा नहीं टी20s में। तो एक टसल है फाफ और केएल के बीच में कि दोनों में से ओपन कौन करेगा। फ्रेजर मैकगर्क तो फिक्स हैं, वो ओपन करेंगे। अभिषेक पोरेल कल तीसरे नंबर पर आए थे। हाँ, और अब सवाल ये है ना केशव की अभिषेक पोरेल अभी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए थे। राहुल आएंगे तो राहुल विकेट कीपिंग करेंगे,
लेकिन समीर रिजवी जैसा प्लेयर जो कि यूपी T20 लीग से निकले, चेन्नई के साथ जुड़े, कुछ एक अच्छे इनिंग्स भी उनके हमने देखे, लेकिन कंसिस्टेंसी उस खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आशुतोष शर्मा ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई, एक साल वन सीजन वंडर भी हमने नहीं बड़े रहे। देखे हैं, उन्होंने है साबित ना? किया कि वो वो नहीं नहीं है। है, हमने बड़े देखे हैं, लेकिन आशुतोष ने अपने आप को एक नॉच वो ऊपर लेकर गए हैं। तो ये चीज समीर रिजवी को भी करना होगा। अगर ऐसा कर पाती है ये टीम, अगर बैटिंग ऑर्डर टॉप में सॉर्ट कर पाती है, तो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली भी एक बढ़िया सॉलिड टीम है। सॉलिड और टीम जैसा बनेगी। हम लोग कल अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि मुकाबला लखनऊ की बैटिंग वर्सेस दिल्ली की बॉलिंग की होगी, है ना? बिल्कुल। तो मैं लास्ट एक लाइन कि दिल्ली के लिए जो T20 क्रिकेट की जो एक तरह से डिमांड है ना, वो जो एक एक नॉच ऊपर, एक एक स्टेप ऊपर वाला क्रिकेट, वो स्लोनेस थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली की टीम में नजर आती है, उनकी बैटिंग में नजर आती है ऊपर में। हम्म, वो स्लोनेस अगर दिल्ली की टीम में रही, तो फिर उनका LSG का जो हाल होता रहा है पिछले सालों में, है ना, हम्म, वही हाल होता हुआ नजर आएगा कि यार ठीक तो खेले बट थोड़ा शॉर्ट रह गए। हम्म, ये चीज हो जाएगी अगर वो ऊपर की बैटिंग को थोड़ा सा दुरुस्त नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे आपके पास विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी जैसे अटैकिंग बैट्समैन हैं, क्लीन हिटर्स, जिसको क्लीन पावर हिटर्स हैं। हिटर्स कह यस, सकते हैं। तो वो अगर अपने दिन में चल गए, एक भी चल गया, तो आपका काम हो सकता है। हम्म, तो एकदम से दोनों टीमों की कहानी उलट है। लखनऊ का टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, नीचे जो है वो फिनिशिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। दिल्ली की फिनिशिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा थोड़ा सा। गड़बड़ है। हाँ, मतलब फ्रेजर मैगर को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 14 मैचेज अगर उनको मिलते हैं, 14 में से 3-4 मैचेज भी वो चल गए उस हिसाब से, जैसी उनकी ख्याति है, तो फिर वो बहुत सही रहने वाला है और ना? फ्रेजर मैकगव को भी मुझे लगता है इस बार बॉलर्स ने मार्क आउट किया है। उनकी जो खड़े खड़े मारते हैं ना वो, गोल्फ शायद, खेलते हैं जो। हाँ, शायद इस बार जो है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना है इस IPL में। दिलचस्प होगा देखना। लेकिन मुझे एक खूबसूरती जो अब तक IPL की लगी ना, और सिर्फ IPL नहीं, IPL के बाद IPL की देखा देखी जो अलग अलग लोकल लीग्स हो गए ना, जैसे यूपी लीग, है Correct. ना, दिल्ली प्रीमियर लीग हो गया शुरू, उधर कर्नाटका में चलता है, केरला में चलता है, हर जगहों से, हर जगह जो ऐसे लीग शुरू हो गए ना, और वहाँ से जो खिलाड़ी निकल निकल के आ रहे हैं, माय गॉड क्या खिलाड़ी हैं ये! सही में जनरेशन बोल्ड की जो बात हुई है ना, अरे भाई साहब। विपराज निगम हो गए, और नहीं, देखिए यही चीज दिग्वेश हो मैंने, गए। वही बात मैंने शुरुआत में कहा था ना केशव कल की, आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नई परिभाषा एक तरह से टीमों की लिखी जाएगी इस सीजन। इस सीजन कुछ ऐसे खिलाड़ी आएंगे जो आपको सरप्राइज करेंगे। इस सीजन कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपकी आंखों के सुपरस्टार्स थे, वो शायद आपको फेड आउट होते हुए नजर आएंगे। सो दिस सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एक्साइटिंग सीजन रहने वाला है। और देखिए, मेगा ऑक्शन के बाद हमेशा उथल पुथल तो रहती होती है, और है। वो उथल पुथल दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आज वाले मैच की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस और शुभमन गिल उसके कप्तान है, उनका मुकाबला है पंजाब किंग्स से। बड़ा क्या मतलब मैच है यार, आज कॉन्ट्रास्ट आप देखिए। पंजाब से आते हैं शुभमन गिल, है ना, और पंजाब के खिलाफ खेल रहे हैं, Yes. कप्तान है विपक्षी टीम की। सही बात है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। श्रेयस अय्यर वहाँ पहुँच गए हैं, पूरा नया सेटअप, नया माहौल है वहाँ पंजाब। आई थिंक श्रेयस पंजाब के 17वें कप्तान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17वीं 18वां सीजन और 17वें 17 कप्तान है श्रेयस अय्यर, और पहले टाइटल की तलाश है ना। देखते हैं श्रेयस अय्यर कंप्लीट कर पाते हैं, यानी। बट मैं इस मुकाबले को और पूरे कैंपेन को आप देखें ना, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिहाज से, चूंकि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और वहाँ एक जगह बन रही है। हालांकि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ही कभी T20 टीम के अहम हिस्सा थे भारतीय सेटअप में, और अब दोनों ही वहां से गायब हो चुके हैं। देखा जाए तो दोनों ही एक समय पे फ्यूचर लीडर के हैसियत से देखे जा रहे थे, चाहे श्रेयस हो या शुभमन गिल। तो एक वो भी प्रतिस्पर्धा यहाँ देखने को मिलेगी, और बहुत हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है केशव। और प्रतिस्पर्धा तो इंडियन टीम के लिए तो बहुत बढ़ गई है। देखें, जो इंडिया की T20 टीम है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर ना तो शुभमन है, ना श्रेयस हैं, ना आपके पंत हैं, रोहित विराट तो चले रोहित गए, विराट जड्डू तो चले गए, और ना ही आपके यशस्वी जायसवाल हैं। तो T20 टीम में जगह बनाने के लिए भाई जो सीनियर्स हैं ना, सो कॉल्ड सीनियर्स, अभी सीनियर्स ही बन रहे हैं, क्योंकि विराट रोहित चले गए T20 इंटरनेशनल से, तो अब यही तो सीनियर हुए।
बट सीनियर्स को अब जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जनरेशन गोल्ड है, जनरेशन बोल्ड, क्या था, एक तो जनरेशन ओल्ड है, एक गोल्ड गोल्ड है है, और एक बोल्ड है। बोल्ड है। तो बोल्ड वाले से लड़ना पड़ रहा है गोल्ड को, और जनरेशन बोल्ड कह रहे हैं कि भाई हम ना छोड़ रहे जगह अपनी, है ना। तो बड़ा मुश्किल है इंडियन टीम में जगह बना पाने का जहां तक ताल्लुक है। लेकिन यस, ये आईपीएल आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई आप अच्छा खेलें, और अगली जो सीरीज होनी है, हालांकि अभी अगली सीरीज हम टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं इंग्लैंड में, बट जब भी T20 होगा तो उसके लिए फिर आपकी दावेदारी मजबूत होगी। बिल्कुल। पंजाब तो पूरी सेटअप ही उसका नया हो गया है, लेकिन गुजरात का माहौल देखें तो करीब करीब सेम है। हालांकि उसमें भी बदलाव है, कैप्टन सेम है, बहुत सारे मेंबर्स भी सेम हैं टीम के, लेकिन मालिक बदल गए हैं, है ना। उसका भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इम्पैक्ट रहता ही है कि यार मैनेजमेंट चेंज हो गया है ना। लेकिन पिछले सीरीज की अगर बात करें, दोनों ही टीमें बॉटम हाफ में दोनों ही फिनिश हुई थी, शायद 7वें 8वें या 8वें 9वें पर ये दोनों ही टीमें थी। तो गुजरात के लिए, शुभमन गिल के लिए क्या चुनौतियां हैं इस बार, स्पेशली अगर आप उनके स्क्वाड पर नजर डालें, वहां पे बटलर का इंक्लूजन हुआ है, निश्चित तौर पर वो ओपन करेंगे, है ना। राहुल तेवतिया के रूप में एक पुराना साथी उनके पास है, और अगर बाकी खिलाड़ियों का रुख करें तो वहाँ और कौन दिखता है, ग्लेन फिलिप्स एक बढ़िया इंक्लूजन है वहाँ पे। देखिए, इस बार गुजरात ने भी बहुत अच्छे खिलाड़ी जोड़े हैं, मतलब बटलर का आना, आप वहीं से जो जोड़ करके देख लीजिए ना कि गुजरात के लिए कभी साहा ओपन करते थे शुभमन के साथ, कभी केन विलियमसन को भी हमने ओपन करते हुए देखा। तो उनसे अगर तुलना करेंगे तो ये 20 हैं, बटलर 21 ही हैं, 22 ही हैं, जो कह लीजिए। तो जॉस बटलर का आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ग्लेन फिलिप्स को मुझे लगता है किसी न किसी सूरत में प्लेइंग 11 में डालना ही इनको होगा, करना बिल्कुल। होगा। 3D प्लेयर है यार वो, बिल्कुल। मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज से कंट्रीब्यूट करता है। अब सवाल यही रहेगा ना कि आ, इनकी प्लेइंग 11 बनाना मुझे लगता है इतना मुश्किल काम नहीं होगा केशव। रबाडा एक प्लेयर हैं जो आप उनको रखेंगे प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगे। जिराल कुद्जिए भी इस टीम के साथ हैं। बिल्कुल। तो कुद्जिए और रबाडा में से किसी एक को आप रखेंगे। राशिद खान आपके पास हैं दो जो हो कि गए खेलेंगे। आपके। तो बटलर राशिद तो फिक्स हैं। फिक्स मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को इसमें 11 में लेना चाहिए और एक रबाडा को रबाडा लेना को चाहिए। लेना चाहिए। ये 4 ओवरसीज आपके होने चाहिए। इसके बाद इंडियन प्लेयर्स आप वहां पर डालिए। आपके पास शुभमन गिल हैं, साई सुदर्शन है, राहुल तेवातिया हैं, शाहरुख खान हैं, ये प्लेयर्स हैं। आपने एक और मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है जो अच्छा खेले हैं किसी और टीम में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बॉलिंग में आपके पास सिराज हैं, आपके पास अरशद खान हैं जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। अरशद खान मध्य प्रदेश से आते हैं और मुंबई के लिए भी खेल चुके हैं, लखनऊ के लिए भी खेल चुके हैं अरशद, और बहुत अच्छा आईपीएल रहा था पिछला अरशद का। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सॉर्टेड टीम है। देखिए मैं बता देता हूँ, गुजरात की शुभमन गिल और बटलर आएंगे, साई सुदर्शन फिट होकर के वापस आ गए हैं, वो रहेंगे, अच्छा उनका रहा था पिछला सीजन भी। शाहरुख खान का बहुत क्रूशियल रहने वाला है रोल, बिल्कुल। और जो भरोसा जताया है गुजरात टाइटंस ने, अभी तक बहुत ज्यादा डिलीवर किया नहीं है शाहरुख ने। करेक्ट। तो शाहरुख खान के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। ग्लेन फिलिप्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर, यस, बहुत अच्छा इंक्लूजन है सुंदर का भी वहाँ पे। राहुल तेवतिया हैं, राशिद खान है। आप देखें स्पिन ट्रायो, सुंदर, तेवतिया, राशिद खान और आपके पास ग्लेन फिलिप्स, ये 4 स्पिन बॉलिंग के भी ऑप्शंस हैं। और आप देखें पेस अटैक में सिराज आ गए हैं वहाँ, प्रसिद्ध कृष्णा है वहाँ, और रबाडा हैं। तो एकदम कॉम्पैक्ट टीम नजर आ रहे हैं इनके भी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक लेफ्ट आर्मर का एंगल लेना चाहिए, इसलिए अरशद के साथ जाना चाहिए। आई डोंट नो नेट्स में किस तरह से वो बॉलिंग डाल रहे हैं इस सीजन, या किस तरीके से उनको देख रही है अरशद तो बैटिंग भी कर लेते हैं। अरशद तो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अरशद खान को ना किसी सूरत में प्लेइंग 11 में अकोमोडेट करना चाहिए। प्रसिद्ध या सिराज तो निश्चित, सिराज तो खेलेंगे। मुझे लग रहा है प्रसिद्ध और सिराज के साथ ही जाएंगे। लेटर हाफ में देखते हैं, में भी हो सकता है उनको इंक्लूजन हो या बाद में उनको खिलाया जाए। पंजाब की टीम पे नजर डालें, वहाँ मतलब वहाँ भी फायर पावर वहाँ भी काफी फायर ही फायर है भाई, फायर है, मतलब वहाँ भी पूरी तरह से फायर है। देखिए स्टॉइनिस जैसा सुपरस्टार वहाँ पर T20 का पहुंच गया है। बिग शॉ मैक्सवेल हैं, आपके श्रेयस अय्यर वहाँ पर हैं, प्रभ सिमरन हैं, बिल्कुल, शशांक सिंह हैं, अर्शदीप हैं। और बहुत मतलब 2 ऐसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर आप देखें वहाँ पे,
एक तो आपके वो हैं निहाल वढेरा, निहाल मुंबई वढेरा, इंडियंस के लिए yes, क्या absolutely. बेहतरीन। और उसके बाद मुंबई का ही एक खिलाड़ी, अगर आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह देखा होगा, सूर्यांश शेडगे, बिल्कुल बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है ये भी। करेक्ट। तो मुंबई सॉरी पंजाब की टीम भी बहुत अच्छी है। मैं इस बार पंजाब को लेकर के बहुत होपफुल हूँ। हम्म मतलब पता नहीं क्यों केशव, इस बार मुझे पंजाब और गुजरात दोनों से हम्म काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये दो टीमें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा मतलब मज़े देने वाली है, हम्म मतलब मौज कराने वाली है। हम्म ऐसी परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो इस मेगा ऑक्शन का एक सबसे पॉजिटिव चीज जो मुझे अभी तक दिखाई दे रही है केशव, वो ये है कि अ, अ, जो टीमों में एक फासला दिखता था ना, जो एक परफॉर्मेंस में या क्वालिटी में जो एक एक गैप दिखता था, शायद इस मेगा ऑक्शन के बाद वो गैप थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हम्म है ना, हम्म वो बहुत बढ़ाई है सभी टीमों ने। हम्म सारी ही टीमें इस मामले में एक स्टेप अहेड गई हैं। दो टीमें हैं जो थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि इस मामले में पिछड़ी हुई अभी तक नजर आती हैं। एक मुंबई इंडियंस जस्ट बिकॉज ऑफ बुमराह वहां नहीं है, हम्म और उनके सुपरस्टार जो जो मैच विनर्स रहे हैं पुराने चावल, हम्म वो थोड़े से फेड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म ये एक मे बी रीजन हो सकता है। दूसरा, दिल्ली की टीम को लेकर के हमने जैसा बात की कि यार इस टीम में फायर तो है, लेकिन जो समानता एक रुकता टीम में होनी चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं लखनऊ कल हारी जरूर है, लेकिन लखनऊ के लिए मैं बहुत चिंतित नहीं हूं, क्योंकि बॉलिंग एक बार उनके शॉर्ट हो जाएगी ना, जो उनके मेन बॉलर्स इंजरी के बाद वापस आ जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि लखनऊ की टीम एक बहुत कॉम्पिटेंट टीम, बहुत ही अच्छी टीम, जबरदस्त टीम बिल्कुल। आपको टक्कर देने वाली है। सो गैप जो है टीमों का, अक्सर क्या होता था, लखनऊ हो गया, गुजरात हो गया, या फिर पंजाब हो गया, ये टीमें आपको लगता था कि, या इवन दिल्ली पिछले कुछ सीजन में, कि यार ये टीमें जो है कुछ खास नहीं करेंगी, ये बॉटम 4 में ही रहेंगे, टॉप लास्ट के 4 में ही रहेंगे, या हद से हद मतलब top नीचे 6 वाले में। बॉटम हाफ में। हाँ, बॉटम हाफ में रहेंगे। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि सभी टीमों की जो खरीदारी रही है बहुत कैलकुलेटिव सोच रही है, समझ बहुत कर की अच्छी गई। रही है। और पंजाब जैसी टीम जो हमेशा आपको बॉटम हाफ में नजर आती है, इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पंजाब और गुजरात को लेकर के, कि इस बार शायद वो लोग कुछ जबरदस्त लेकर आए हैं। 4 खिलाड़ी अगर चुने जो फॉरेन प्लेयर्स होंगे वहां पे पंजाब की टीम में, कौन कौन से नजर आते हैं आपको? देखिए, मैक्सी खेलेंगे, आपके स्टोइनिस खेलेंगे, इसके अलावा ऑप्शंस लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शंस क्या क्या हैं? मार्को येंसन है। मार्को येंसन, एब्सोल्युटली, आई विल टेक हिम। मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन और मार्को येंसन अर्शदीप के साथ मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनका। बाकी के ऑप्शंस भी देखने होंगे कि उनके पास क्या है। यूजी चहल तो चलो इंडियन है, हाँ। आपको लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी भी अच्छी है उनकी। स्टोइनिस देखना होगा क्या बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा मतलब देखना होगा। बट ओपन कौन करेगा? स्टोइनिस करेंगे ओपन प्रभसिमरन के साथ, या प्रियांश आर्या का भी नाम चल रहा है वैसे? नहीं, ओपनिंग मुझे नहीं लग रहा है कि स्टोइनिस से कराने के लिए लोग जाएंगे। श्रेयांश के साथ ही में भी ये लोग जाएं, प्रियांश के साथ, माफ कीजिएगा, तो शायद यही प्रोबेबल 11 हो सकता है उनका। बाकी एक ओपनर को जरूर इन्होंने थोड़ा सा ओपनिंग स्लॉट के लिए पंजाब ने थोड़ी सी कोई बड़ा ओपनर मतलब नहीं ला पाए। ये एक चीज है। प्रभसिमरन तो सॉर्टेड है, बट अब दूसरा जो बड़ा ओपनर है, दूसरा बड़ा ओपनर आपके बाय द पास वे नहीं। जॉश इंग्लिश भी है, जॉश इंग्लिश भी है, लेकिन अब कैसे अकोमोडेट करेंगे उनको, या फिर आपको उनको बिठाना पड़ेगा? हाँ, जॉश इंग्लिश भी टीम में है, ग्लेन मैक्सवेल हैं, स्टोइनिस हैं, मार्को यानसन है विदेशी खिलाड़ी, लोकी फर्गुसन है, एरन हार्डी हैं। एरन हार्डी भी ओपनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं, तो एरन हार्डी भी हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई हैं, उमरजाई को भी 11 में डालना चाहिए, डालेंगे। और इसके अलावा कोई और प्लेयर जो है वो विदेशी नहीं, तो एक्साइटिंग टैलेंट है वहां पे। और मुशीर खान भी हु नोस कि मुशीर से ओपन करा दें, देखना होगा, है ना। तो बॉलिंग भी करते हैं मुशीर। बहुत एक्साइटमेंट है इस आईपीएल में, बहुत एक्साइटमेंट है। खासतौर पर ये टीमें जो बॉटम हाफ में रहती थी ना, ये टीमें आपको बहुत मजा दिलाने वाली। तो प्रेडिक्शन हो जाए आज का? कल का तो आपका तुक्का सही निकला। तुक्का सही हो गया तुक्का, और गलत हो जाते।
एक ही विकेट से जीता ना, इसलिए मैं तुक्का कह रहा हूँ। नहीं, मैं खुद जब मैच देख रहा था केशव, मुझे अपने उस भविष्यवाणी को लेकर के बार-बार ये ख़्याल आ रहा था कि कल मुझे केशव को जवाब भी देना है। और मैं ज़्यादातर हाफ़ में यही सोचता रहा, ज़्यादातर समय यही सोचता रहा कि केशव जी के तीर का मैं सामना कैसे करूँगा। लेकिन चलिए, 1 विकेट से ही सही, भविष्यवाणी सही हो गई। आज के मैच में क्योंकि मुकाबला अहमदाबाद में है, तो आई विल गो विथ गुजरात। गुजरात। गुजरात, यस, ओके। अगेंस्ट द टाइड। मैं पंजाब की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, हम्म। इतना सब कुछ पुल बांध रहा हूँ कि इस टीम को देखिए ये वो, बट आई थिंक गुजरात की टीम गुजरात फेवरेट है। फेवरेट है। ठीक है, कल देखते हैं, पता चल ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हाँ, हो हर रोज जाएगा। तो जवाब देना ही है। जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी टीम बनाइए, जो आपकी फेवरेट टीम है उसके समर्थन में कुछ लिखना हो लिखिए, उसकी कोई शिकायत हो, मलामत हो, वो भी करिए, लेकिन सभ्य भाषा में, है ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और हमारी बातचीत आपको कैसी लग रही है वो भी हमें बताएं। और जो लोग ऑडियो में हमें सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पे या एप्पल पॉडकास्ट पे या फिर आज तक के ऐप पे, तो आप हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है कुमार केशव और मेरे साथ थे मोहम्मद इकबाल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। Oh my goodness! बल्ला बोल।